हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके हैं, तो ये पेपर है, ये आपका आरटेट का पेपर है। ठीक है। रीट से पहले आरटेट हुआ करते थे, तो ये 2013 का पेपर है, यानी 2012 की परीक्षा 13 में कंडक्ट कराई गई थी। तो उस टाइम का पेपर है और ये लेवल फर्स्ट का है 2013 में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो है 9 वर्ष के बालक की नैतिक तरकना आधारित होती है। देखो, डायरेक्टली इसका आंसर लग सकता है, लेकिन ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो ए नंबर था, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। बी नंबर ऑप्शन था, कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति हो। ठीक है। सी नंबर ऑप्शन था, नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। और डी ऑप्शन था, सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता हो या करता है। ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर निकालने के दो तरीके हैं। या तो देखो, ये नैतिक तर्कना आपका सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? आप कहते हैं कोहलबर्ग। ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग उनका पूरा नाम था। मोटा मोटा मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है इन्होंने, कि जो लेवल फर्स्ट था, एक था लेवल सेकंड था और एक लेवल थर्ड था। ठीक है। अब यहाँ से उम्र लिख लो इनकी, ये थी 4 से 10, 10 से 13 और 13 के बाद। ठीक है। अब देखो, जो 4 से 10 उम्र है, यही तो 9 वर्ष हो सकती है ना, अंतर में आ रही है ना 4 और 10 की में। तो हम कह सकते हैं कि जो लेवल फर्स्ट में जो इसकी एज थी 4 से 10, इसी के अंडर में आ रही है 9 वर्ष, तो इसकी जो चिंतन का आधार था वही इस 9 वर्ष के बालक का होगा, यह जो पूछा है इस क्वेश्चन में। तो हम कह सकते हैं कि लेवल फर्स्ट यानी प्रथम स्तर में चिंतन का आधार हम कह सकते हैं भौतिक घटनाओं के आधार पर होता था। तो इसमें अगर भौतिक घटनाओं से आधारित कोई भी ऑप्शन होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, किसी कार्य के भौतिक परिणाम। यहाँ पे परिणाम शब्द जोड़ दिया है, बात एक ही है, घटनाओं से संबंधित हो। मैं जब बोल रहा हूँ भौतिक घटनाओं, तो वो भौतिक परिणाम भी हो सकते हैं। ठीक है। तो भौतिक घटनाओं उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि लेवल जो सेकंड था, यानी कह सकते हैं स्तर सेकंड है, इसका चिंतन का आधार क्या होगा? तो हम कह सकते हैं इसका चिंतन का आधार सामाजिकता होगी। ठीक है। सामाजिकता के आधार पर चिंतन करेगा। अगर बात करें लेवल थर्ड पर, किस पे आधारित होगा? ये आपके विवेक पर आधारित होगा। ठीक है। चिंतन का आधार विवेक होगा। तो फर्स्ट तो ये हो गया, यानी भौतिक परिणाम के आधार पर, ये तो लेवल फर्स्ट हो गया। और लेवल सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। ठीक है। इस प्रकार इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो इसका तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, यानी जिसमें अभिप्रेरणा या मोटिवेशन नहीं है, उस ऑप्शन को चूज करना है। पहला ऑप्शन, कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया, यानी उसे अच्छा लगा होगा या डांस करने से मोटिव हुआ, जब तो आपने 2 घंटे कर लिए। यानी कह सकते हैं इसमें मोटिव जैसा कोई शब्द है जिससे कि इसमें घंटे बढ़ रहे हैं, या कह सकते हैं इसमें मोटिवेट है। ठीक है। हमें पूछा था परिणाम नहीं है किसका? मोटिवेट का या मोटिवेशन का। ठीक है। और दूसरे में देखो, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। तो इसमें आपको कहीं पर भी मुझे तो लग नहीं रहा है कि इसमें मोटिवेशन शब्द जैसा कुछ छुपा है, जिससे हम कह सकें कि 12 वर्ष की उम्र में जो स्टुअर्ट है उसने दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है। बाकी 3 नंबर ऑप्शन को देखते हैं, या सी नंबर ऑप्शन है, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में, देखो ये अंडरलाइन की हुई है उन्होंने, मैंने की है, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि, देखो रुचि शब्द है, दिखानी प्रारंभ कर दी। यानी वो जो श्वास लेने की प्रक्रिया पहले भी होती थी, लेकिन जब उसे मालूम हुआ इस चीज़ का, जाना, तो उसे कुछ जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा हुई और रुचि हुई, तो हम कह सकते हैं ये मोटिवेट से संबंधित है। तो ये तो इसलिए सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन या डी नंबर ऑप्शन है, राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सह संबंध स्थापित करने के लिए प्रगति की। तो ये भी एक आपका मोटिवेट से संबंधित है। हमें ये कह सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा था कि अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, यानी जिसमें मोटिवेट शब्द है उसका यूज नहीं हुआ है, वो हमें ऑप्शन चूज करना था। तो इसमें से एक मात्र 2 ही ऑप्शन है, उसके अलावा सभी में मोटिवेट शब्द कहीं ना कहीं शब्दों के रूप में छुप के दिखाई दे रहा था, यानी आया था उसके अकॉर्डिंग। जिसमें मोटिवेट की बात हुई है तो वो 4 नंबर में भी हुई है, 1 नंबर में भी हुई है, और आपके 3 नंबर में भी हुई है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य होगा? यानी आपको ये बताना एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक का कार्य क्या हो सकता है, इन 4 ऑप्शनों में से चूज करना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि विद्यार्थी के अवदान
को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ वर्णित करना। 3 नंबर ऑप्शन था विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। और जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रण नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करना। हमें ये पूछा था कि एक प्रभावी अध्यापक के रूप में या प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 पे जाओ, ये सबसे बेस्ट लग रहा है कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देना, सबसे बेस्ट यही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देना, इन सभी में अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही रहेगा। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन या सी नंबर ऑप्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 4 नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। जिसमें अधिगम प्रदर्शित हो रहा है वही चूज करना है हमें। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। दूसरा ऑप्शन है कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना। 3 नंबर ऑप्शन है या सी नंबर ऑप्शन है चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था में हो जाता है या अवस्था में होता है। तो लास्ट ऑप्शन था इनमें से सभी या प्रयुक्त सभी कह सकते हैं। तो हमें इसमें से उदाहरण बताना था अधिगम प्रदर्शित करता है, तो वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, यही एक अधिगम को प्रदर्शित कर रहा है। अगर बात करें बी नंबर ऑप्शन की, तो ये आपके अनुबंधन से संबंधित है, जो पावलर के सिद्धांत से संबंधित है, तो ये तो होगा ही नहीं। और चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में हो जाता है, तो ये निश्चित नहीं है। ठीक है, 3 से जो चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में हो जाता है, ये कहना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि विकास क्रमिक होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि निश्चित हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसे नेगेटिव मान लेते हैं, यानी ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, तो फिर हम 1 नंबर ऑप्शन पे जाएंगे। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, यह अधिगम को प्रदर्शित करता है, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण बताना क्या होगा, जैसे चित्र और प्रतीक एवं चिन्ह और मांसपेशियाँ क्रियाएं, जो मांसपेशी क्रियाएं हैं, और भाषा। तो हम जानते हैं जो चिंतन की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ आती है, तो आपका चित्र भी आता है, प्रतीक एवं चिन्ह भी आते हैं, भाषा भी आती है, आपका कॉन्सेप्ट यानी संप्रत्यय भी आता है, आपने सुन रखा होगा। तो ये तो चीज़ें मुख्य होती हैं चिंतन की। ठीक है, और ये पूछा है कि सबसे कम महत्वपूर्ण है, वो होगी आपकी शारीरिक मांसपेशियाँ, ये बायोलॉजिकल है, तो इनसे और चिंतन से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये मांसपेशियाँ हैं, ये बायोलॉजिकल होती हैं और इसका चिंतन से कोई संबंध नहीं होता है। कह सकते हैं ये वृद्धि से संबंधित होती हैं और इनसे मानसिक चिंतन से कोई संबंध नहीं होता है। तो राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। अंतर्वैयक्तिक को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रापर्सनल, यानी खुद को समझने वाला, यानी खुद को समझने वाला वो होता है इंट्रा, और इंट्रा होता है वो दूसरों की भावना को समझने वाला होता है। तो हम देख लेते हैं कि ये ऑप्शन क्या देंगे, उसी के अकॉर्डिंग लगते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों के आंसर। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन के पहला, या ये कह लो दूसरों के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मनसा का पता लगाना, तो ये आपका हो जाएगा इंटर का मतलब होता है दूसरों की भावना को जानना। और दूसरा ऑप्शन है या बी नंबर है दूसरे के मूड को भांप जाना, तो ये भी उसी से संबंधित है। अब ये है सी नंबर ऑप्शन, मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावे में भेद कर पाना। और डी नंबर ऑप्शन है दूसरों के विचारों एवं व्यवहार को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। देखा जाए तो मैंने आपको ये बताया कि एक तो होती है आपकी इंटर और एक होती है इंट्रा। तो इंट्रा होती है वो अपने स्वयं से संबंधित होती है। ठीक है, जैसे साधु संत होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, उनमें पाई जाती है इंट्रा। और इंट्रा होती है जैसे डॉक्टर हुए, सेलर हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, तो ये उनसे संबंधित है। तो ये हमें ऑप्शन ए, बी और डी, ये तो आपकी इंटर से संबंधित हैं। और जबकि इंट्रा से संबंधित एकमात्र ऑप्शन है वो है सी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाए, यानी मिलते जुलते संवेगों या उदासी एवं पछतावे में भेद कर पाना, ये महात्मा लोग हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, डॉक्टरों में और सेलर में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो है निम्न में से कौन सी व्यू रचना, ठीक है, व्यू रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लैंगिक समता की भावना के विपरीत
है। यानी आपको देखो इस क्वेश्चन का एक ही तरीका है कि जो आप में लैंगिक समता है ना, उस जो लैंगिक समता मतलब हम कह सकते हैं पुरुष और स्त्री में हम भेदभाव ना करें, समानता दर्शाएं। इसके विपरीत कौन सा ऑप्शन है वो चूज कर लो, वही राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो पहला ऑप्शन देखते हैं कि विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव बात है, तो हम कहेंगे सही बात है। दूसरा ऑप्शन या 2 नंबर है या कह सकते हैं बी नंबर ऑप्शन है कि प्रारंभिक विद्यालय वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक और कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है, तो कह सकते हैं ये पॉजिटिव बात है और मान भी सकते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करना, ठीक है। और डी नंबर ऑप्शन है, लड़की और लड़के दोनों को कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के लिए सम्मत सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए। तो ए और बी और डी ये ऑप्शन पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव थे तो ये सही थे। हमें बताना था कि लैंगिक समता के विपरीत भावना वाली इसमें से कौन सा कॉटन या स्टेटमेंट दे रखा है, तो वो दे रखा है 3 नंबर ऑप्शन। देखो कैसे, यहाँ पर केवल बॉयज़ की बात की है और उन्हीं के आत्मविश्वास को बढ़ाने की बात की है, यहाँ पर गर्ल्स की बात नहीं की गई। कह सकते हैं यहाँ पर लैंगिक कह सकते हैं लैंगिक विपरीत समता का भावना का यहाँ पर विकसित हो रही है, यानी कह सकते हैं ये स्टेटमेंट समता या लैंगिक समता के विरुद्ध है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है किसके आधार पर, आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर और गृह कार्य के आधार पर। तो हम कह सकते हैं भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। और देखा जाए तो जैसे भाषा अभिव्यक्ति तो हो ही गई, इसके अलावा आपका रहन सहन, क्षेत्र विशेष और आपका रहना खाना पीना, ये सभी जो कल्चर से संबंधित है उससे भी पहचान लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ऑप्शन दे रखा था हमें भाषा एवं अभिव्यक्ति, तो इसके आधार पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सृजनशीलता जिसे क्रिएटिविटी बोलते हैं के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थी को रखना चाहिए, यानी कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य एवं लक्ष्य केंद्रित और पुरस्कार प्रेरित। तो देखो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्य केंद्रित रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें आप लक्ष्य केंद्रित है तो लक्ष्य तो आपका सीमित हो जाएगा ना। यानी जो क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि वो सोच रहा है, वैसे क्रिएटिविटी का मतलब होता है उसके अंदर एक मौलिकता है, यानी वो एक असाधारण तरीके से सोचता है, यानी हम सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं सोचता, वो तो भिन्न तरीके से सोचता है और जभी तो उसके अंदर क्रिएटिविटी है। अगर आप उसे लक्ष्य दे दोगे तो उसकी क्रिएटिविटी सीमित हो जाएगी, तो बेहतर ये रहेगा जो कार्य कर रहा है उसे उसी पर केंद्रित रहने दें और करने दें, जिससे उसके अंदर क्रिएटिविटी समाप्त ना हो, या कह सकते हैं उस पर हम दबाव ना डालें। तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा ए नंबर ऑप्शन, और इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थी की नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपको चलता हूँ डायरेक्ट आंसर पे, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार देख के पढ़ना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि, आपको ये तो बखूबी मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। और बाकी अगर ऑप्शनों को देख लेते हैं, बी है कि शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है। देखो शोधकर्ता तो करते ही नहीं, इसमें तो विद्यालय संबंधी जो रोजमर्रा की समस्या होती हैं उन समस्याओं का निदान किया जाता है, तो उसमें शोध नहीं होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं, और इसमें कह रहा है कि उनके जिनका कोई संबंध विद्यालय से नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। ये प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है, प्रमाणीकृत मतलब स्टैंडर्डाइज जो भी टूल्स होते हैं उन पर आधारित, जबकि ऐसा नहीं होता है। और न्यायाधीश पर आधारित होता है, ये नहीं होता है। ये जो तीनों स्टेटमेंट बताएं, स्टेटमेंट बी और बी सी डी, ये आपके मौलिक से संबंधित हैं, न कि क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। तो कह सकते हैं इसका राइट आंसर तो ए ही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी क्रियात्मक अनुसंधान से बना है कि क्रियात्मक अनुसंधान में ऑप्शन फर्स्ट क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है, और दूसरा ऑप्शन कह सकते हैं बी ऑप्शन है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित होता है। तो ये तो गलत है, ये आपके मौलिक से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और सी नंबर ऑप्शन है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाए ताकि उनकी सांख्यिकी कर सके, तो ये भी सांख्यिकी आपका मौलिक से ही संबंधित हो जाएगा। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जा सकता है, तो ये भी वैसे भी गलत हो जाएगा, इसमें नहीं आ गया। लेकिन इसका राइट आंसर होगा वो पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। ये मैंने बताया ना, जो भी विद्यालय संबंधी दैनिक
जो भी चीज़ें समस्या होती है बालक संबंधित होती हैं ज़्यादातर हैं, वो क्यों नहीं सीख रहे हैं उसका रीज़न क्या है, तो इन कारणों की या कह सकते हैं समस्याओं का कारणों पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आपका है अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, इसे बोलते हैं एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि यह एक तरीका है, पहला ऑप्शन है, या ए नंबर ऑप्शन है कि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, दूसरा ऑप्शन है या बी नंबर ऑप्शन है भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूटे, सी नंबर ऑप्शन है यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, ठीक है, और 4 नंबर है ऑल दीजिए, यानी ऑल ऑफ दी उपयुक्त में से सभी, तो कह सकते हैं इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ये सभी विशेषताएं एनसीएफ 2005 के किससे एक बहुभाषा के संसाधन के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक जिसे अपर प्राइमरी बोलते हैं स्कूल, तो अपर प्राइमरी स्कूलों में स्तर पर उपयुक्त नहीं है, यानी जो आपको ऐसा विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है वो तरीका बताना है, इसमें से कौन सा हो सकता है। वस्तुओं का परीक्षण करना व अवलोकन को रिकॉर्ड दर्ज करना, तो ये बात सही है, यानी परीक्षण, वस्तुओं का परीक्षण करना, अवलोकन करना और उनका रिकॉर्ड है वो दर्ज करना, तो ये बात आपकी संबंधित हो जाएगी किसे, उच्च प्राथमिक उच्च प्राथमिक के जो भी छात्र हैं उनसे संबंधित। रेखा चित्र बनाना, तो इसमें कह सकते हैं बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, क्रिया आधारित है, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा। वास्तविक अनुभव प्रदान करना, तो ये भी सही है, जिसमें आपने देखी होंगी शिक्षण विधियाँ जिनमें बच्चा खुद करके या वास्तविक अनुभव करता है वो शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक होती है, ठीक है। और अगला को ऑप्शन देख लेते हैं, डी नंबर ऑप्शन है कि अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना, अमूर्तता के, इसमें अभी देखा जाए ना ये चीज़ें सब देखे जाएँ ए बी सी, ये आपकी बात चल रही थी मोस्टली देखा जाए मूर्त चीज़ों पे करके सीखने पर, तो ये तो आपकी अमूर्तता तो किशोरावस्था से संबंधित होती है, ठीक है। और किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है, 9 से 15 वर्ष जीन प्याजी के अनुसार यही मानते हैं, ठीक है, जिसमें अमूर्तता की निगमनात्मक सोच अमूर्तता, ठीक है, तो ये संबंधित होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो अपर प्राइमरी स्कूल है, तो हम उम्र डिसाइड नहीं करके बताए यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि अमूर्तता के द्वारा विषय को सोचना ये आपके किशोरावस्था से संबंधित है जो आपकी 11 से वर्ष के बाद होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन है जो बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमत नहीं रखता है, वो ऑप्शन चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है, तो ये तो पॉजिटिव बात है। और बैठने की लचीली व्यवस्था, तो ये भी सही बात है। और विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया, तो ये भी बात सही है। हमें ये बताना था कि हम जिससे सहमति नहीं रखते हैं वो बताना है। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, या डी नंबर ऑप्शन विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है, यानी आपके संज्ञानात्मक विकास है उसमें वंश क्रम निर्धारित करता है, क्या करता है वो देखना है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, जैसे मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं की अस्तित्व को, और इनमें से सभी को। तो हम कह सकते हैं इसमें देखो ये पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक जो जीन प्याजे का सिद्धांत है उसे ही फॉलो कर लो आप। संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है, क्या करता है ये बताओ। तो हम कह सकते हैं ये मस्तिष्क जैसे शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है, क्या आपका संज्ञानात्मक विकास के अकॉर्डिंग वंश क्रम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, जो है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको सही नहीं है वो चूज करना है। पहला ऑप्शन, जो अध्यापक को यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता है, तो हमें सत्य नहीं बताना था ना, यानी जो कथन सही नहीं है। इस ऑप्शन को हम एक बार और पढ़ते हैं कि जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास है प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी सही का मतलब ये पॉजिटिव बात है और हमें देखनी थी नेगेटिव, ठीक है।
प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन है, यानी प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। तो यही नेगेटिव बात हो गई, ठीक है। हम बचाव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विकास आपने देखा होगा पूर्व कथनीय होता है, या कह सकते हैं प्रिडिक्टेबल होता है। तो हम किसी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें जो गलत हैं उन्हें पहले रोक सकते हैं। यार रोक का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि कोई चीज़ गलत आदत है उसे सुधार सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये कह रहा है प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसके उपाय हैं, बिल्कुल कर सकता है। तो हम कह सकते हैं ये राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। बाकी अगर 4 नंबर या डी नंबर ऑप्शन देखें, व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। तो ये बात भी पॉजिटिव है, यानी जो नेगेटिव थी वो सी नंबर ऑप्शन थी, तो वही राइट आंसर हो गया। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर के, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? आपको बताना है जो विकास के संबंध में सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन था, पहला ए नंबर, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये पॉजिटिव बात है, यानी कह सकते हैं सही है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। तो ये भी पॉजिटिव बात है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते जबकि खतरे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यही राइट आंसर हो जाएगा। हमें पूछा क्या था? संबंध नहीं है, यानी विकास के संबंध में सही नहीं है वो बताना, तो हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? अब बताओ कौन सा है। यानी ये कह रहा है कि जो आपका गैंग एज होती है या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण है वो उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। तो इसमें से बताना विपरीत कथन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है। तो उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही बात है। हमें क्या बताना था, इनमें से कौन सा कथन विचार के विपरीत है। चलो ठीक है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है। तो बिल्कुल सही बात है, उत्तर बाल्यावस्था में सीखता है। 12 से 16 उम्र हो गई इसकी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है। बिल्कुल सही बात है। अब डी नंबर ऑप्शन, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल ले लेता है। तो हम कह सकते हैं ये आपके दल या गैंग के सदस्य के बच्चे की विशेषता नहीं होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी ये 3 ऑप्शन थे ना, ये कहीं ना कहीं उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता थी, लेकिन ये 4 नंबर है ना, जब वो कह रहा है अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, तो फिर वो उससे झगड़ा क्यों करेगा, यानी अपने सदस्यों से झगड़ा क्यों करेगा जो अपने गैंग के सदस्य हैं। तो कह सकते हैं डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा इसका राइट आंसर। यही हमें पूछा था कौन सा विचार के विपरीत है, तो वो 4 नंबर या डी नंबर ऑप्शन है वो विचारों के विपरीत है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य बताना है आपको, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन है, या कह सकते हैं ई नंबर ऑप्शन है कि समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना। तो ये ऑप्शन हो सकता है। चलो अगला देख लेते हैं, अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड न प्रदान करना। तो ग्रेड न प्रदान करना और योगात्मक की बात हो रही है, तो इसमें तो ग्रेड प्रदान किया जाता है, तो ये नहीं होगा। ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई का अनुभव कर रहा हो। तो ये भी नेगेटिव बात है, ठीक है। यानी अपने साथियों के समकक्ष जो संप्राप्ति है में कठिनाई अनुभव कर रहा है, तो ये योगात्मक मूल्यांकन विशेषता नहीं है। और ये कठिनाई का अनुभव करना ये एफए में आता है, यानी फॉर्मेटिक असेसमेंट में आता है। ये चीज़ें कठिनाई का अनुभव करना या पता लगाना, ये निदानात्मक उपचारात्मक उसी में तो चलता है। अगला है डी नंबर ऑप्शन, अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो ये आपका एफए से संबंधित है, यानी फॉर्मेट असेसमेंट से। तो इसका उद्देश्य होता है केवल ए नंबर ऑप्शन, ये है समय विशेष पर विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया इसका पता लगाना। तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा ए। अगला क्वेश्चन है कि राजू खरगोश से डरता है। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है, ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से, यानी अनुबंध कर लिया उसने उसके साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होंगे। यानी जो आपके बहिर्मुखी स्टूडेंट्स हैं वो अंतर्मुखी स्टूडेंट से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होंगे, ये आपको चूज करना है।
तो ऑप्शन देखते हैं, मजबूत भावनाएं पसंदगी और नापसंदगी, इसके आधार पर कर सकते हैं क्या। अगला ऑप्शन, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अगला देखते हैं, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, तो ये तो अंतर्मुखी की विशेषता है। बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर है, ये भी अंतर्मुखी की विशेषता है। मजबूत, देखो ऑप्शन नंबर पहले को देखो, यानी ए नंबर, मजबूत भावनाएं पसंदगी नापसंदगी, ये ऑप्शन को छोड़ के अब आते हैं बी पे, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना, ये सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है किसका, बहिर्मुखी का। तो ऑप्शन नंबर यही है जो राइट है, और ये अच्छा भी ऑप्शन, और कंपैरिजन टू करें तो और ऑप्शनों के, ये तो दोनों अंतर्मुखी से, अगर इस ऑप्शन को मानते भी तो इसमें वो चीज़ निकल के नहीं आ रही है जो बी नंबर ऑप्शन में आई थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं कि निम्न में से कौन कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, कौन सा कथन है वो बताना है इसमें से। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन कि ये कह रहा है यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है, तो ये प्लस पॉइंट है, यानी इस प्लस का मतलब सही है। यह सामंजस्य या अनुकूल स्थापित करने में सहायक है, ये पॉजिटिव है, तो ये बिल्कुल सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, ठीक है, तो देखते हैं ये हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, ये स्थायी है, अपरिवर्तनशील विशेषता है। यहाँ पे ये शब्द लगा के ना इन्होंने और ये लगा के काम खराब कर दिया, यानी कह सकते हैं यही होगा राइट आंसर। हमें यही पूछा था, सत्य नहीं है, वो यही है। स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है और परिवर्तनशील होती है, समय के अनुसार बदलती रहती है। बदलने का मतलब ये है कि समायोजन, आपने देखा होगा समायोजन के अनुसार है, जैसा वातावरण होता है उसी के अनुसार उसी हिसाब से काम करती है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, या डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, तो देखो ये क्वेश्चन विवादित रहा था, इसमें आरपीएससी ने कुछ आंसर माना था, फिर बाद में कुछ और, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ये मजबूत अहम को बनाया जाता है, यानी एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें अहम है वो मजबूत होता है, ठीक है। इस फैक्ट के आधार पर याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए। तो इनका देखा जाए तो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन है, यानी इन कार्यों को मूर्त रूप से समझाना सबसे बेस्ट रहेगा इसमें, ठीक है। तो कार्यों को मूर्त रूप से समझाना सबसे बेस्ट रहेगा मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, ठीक है। बाकी ऑप्शन ये है नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है कि नृत्य, ये कह रहा है नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तित्व को डालने के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु। इन सभी में, यानी देखो नृत्य है, ड्रामा हुए और शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। देखा जाए ना, इसका एक ही चीज़ निकलती है, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है ना, व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति हो या कोई भी पर्सन हो सकता है, स्टूडेंट हो, तो अगर उसके मन में क्या चल रहा है, जैसे हम अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं, जो आपने व्यक्तित्व पढ़ी होंगी, तो उसी का एक कह सकते हैं ये अच्छा रूप है, यानी कह सकते हैं नृत्य है, ड्रामा है, शिल्पकला के आधार पर उसके अंदर जो कहते हैं क्रिएटिविटी अंदर छुपी है वो निकल आती है इनसे, यानी इन चीज़ों से। तो ये कह सकते हैं ये विशिष्ट गुणों के विकास के लिए भी अच्छी होती है और व्यक्तित्व को ढालने के लिए भी अच्छी होती है, और दबी हुई बर्दाश्त न की जा सकने वाले अंतर्नोद के जो दबी हैं वो प्रकटीकरण हो जाता है उनका। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका, या डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या है कि वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। तो ये बताएं, धीमी गति से सीखने वाला, धीमी गति से सीखने वालों की। दूसरा ऑप्शन है या बी नंबर ऑप्शन है सामान्य औसत अधिगमकर्ता की, ठीक है। और सी नंबर ऑप्शन मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की, और डी नंबर ऑप्शन अधिगम निरोग बालकों की। देखो वर्तनी, ठीक है, और वाचन, वर्तनी यानी अशुद्ध लिखता है, वाचन मतलब अशुद्ध बोलता होगा, और एवं गणना में कठिनाई, और गणना यानी जो भी गणना संबंधी जोड़ने घटाने भाग देने में भी कठिनाई हो रही है, और सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता की विशेषता है। तो ये किसकी विशेषता है, तो हम जाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर डी पे। किस पे जाएंगे, डी पे। ये अधिगम निरोगता बालकों की एक विशेषता कह सकते हैं होगी, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, ये कह रहा है कि फ व म एवं न
अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। देखो वो न तो फ जो और व और म और न अक्षरों की ध्वनि में अंतर नहीं कर पाता है। तो अंतर नहीं कर पा रहा है तो हम क्या कहेंगे, इसे अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित होती है। तो हम इसे कह सकते हैं, देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं उन्हें उन्हीं के अनुसार चलाएंगे कि वो अवधान केंद्र की यानी वो अटेंशन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं ये विशेषता तो नहीं होगी क्योंकि वो तो इन अंतर नहीं कर पा रहा है ना, फ व म न में। और स्मृति की कमी तो ये भी नहीं कह सकते, लेकिन प्रत्यक्षीकरण कह सकते हैं। यानी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि परिप्रेक्ष्य, यानी वो देख रहा है सामने, अगर उसे नहीं पहचान रहा है तो ये कह सकते हैं ये जो कह सकते हैं एक तरह से शब्द है वो सही संतुष्ट कर रहा है। यानी दुनिया में न अंतर कर पाना अधिगम की समस्या से संबंधित है, वो प्रत्यक्षीकरण है। तो हम इसका राइट आंसर लगाएंगे सी नंबर ऑप्शन, यानी 29 का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 जिसे आरटी एक्ट 2009 बोलते हैं के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। तो देखो नहीं लगाया जा सकता 10 वर्ष की जनगणना, ये सेंसेक्स में लगाया जा सकता है। आपदा प्रबंधन जो रेस्क्यू संबंधी होती है आपदा राहत कार्य में लगाया जा सकता है, और इलेक्शन ड्यूटी में भी लगाया जा सकता है चुनाव संबंधी, और आपको पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। एक क्वेश्चन और बनता है कि बजट में बनाने में भी नहीं लगा सकते हम अध्यापकों को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। तो इस जैसा कि आप देख पा रहे हो जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज की थी तो वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हिंदी को करना है जो 31 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, और जो आपके 31 से 37 तक इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका सेंस देख लें पढ़ के आप, और इसमें जो कठिन शब्द आते हैं उनको भी देख लें क्योंकि उन्हीं से संबंधित संधि समास प्रत्यय उपसर्ग इस प्रकार के ग्रामर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम सीधा ग्रामर के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्या पूछा है, पहला पूछा है परमुखापेक्षिता का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ बताना है। आप अगर इस गद्यांश को पढ़ते हो तो उसमें सेंस निकल के आता है, वो क्या निकलेगा, जैसे हम देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें, दूसरों से आशा रखना, पराया मुख अच्छा लगना, पराये मुख की अपेक्षा करना, या ईश्वर का मुख। वैसे देखा जाए परमा ने दूसरा होता है, मुख तो मुख ही रहेगा। अपेक्षिता का मतलब आशा रखना भी एक होता है, यानी हम कह सकते हैं दूसरों से आशा रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 32 नंबर क्वेश्चन क्या बनाता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है वो चूज करना है। सेवा आपका स्त्रीलिंग होगा, भाषा भी आपकी स्त्रीलिंग होगी, हिंदी शब्द भी आपका स्त्रीलिंग होगा, लेकिन प्रयोग है वो आपका पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन या सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपका जो 33 नंबर क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ यानी अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है वो चूज करना है। यानी हम अर्थ का जो शब्द दे रखा है अर्थ, उस शब्द का अर्थ नहीं है वो चूज करना है। देखो अर्थ माने आशय भी होता है, ठीक है, और अर्थ माने मतलब भी होता है, और अर्थ माने अभिप्राय भी होता है, लेकिन धन यहाँ पे भिन्न है। तो कह सकते हैं कि अर्थ का जो अर्थ नहीं होगा वो भिन्न होगा। ठीक है, सॉरी धन होगा धन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है था 34 नंबर कि कौन सा शब्द एक वचन है, आपको एक वचन चूज करना था। तो देखो विचारो बहुवचन है, विचार से विचारों बना है, भाषा से भाषाओं बना है, मनुष्य से मनुष्यों बना है, लेकिन जो अच्छे है ये आपका एक वचन है। तो हमें यही बताना था कि एक वचन कौन सा है, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कीमत का बहुवचन है, इसमें से आपको कीमत का बहुवचन बताना है, यानी कीमती होगा या कीमतों होगा या कीमतों होगा या कीमत होगा। तो हम देखते हैं जो कीमत शब्द में ओ प्रत्यय लगाए तो इसमें कीमतों हो जाएगा। तो हमें बहुवचन पूछा था कीमत का, तो वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यम का बहुवचन होगा, यानी माध्यम का बहुवचन बताना है, मध्यमा होगा, माध्यमिक होगा, मध्यम होगा या माध्यम होगा। तो हम कह सकते हैं माध्यम का बहुवचन माध्यमों होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना है वो है आपका 37 नंबर, वो क्या है कि अक्षय निधि का अर्थ क्या है। यानी अक्षय निधि का अर्थ होता है बिना क्षय रोग, किसी का नाम, कभी खत्म न होने वाली संपत्ति, रोग रहित निधि। तो हम कह सकते हैं जो कभी खत्म न होने वाली संपत्ति को हम अक्षय निधि कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो
अगला क्वेश्चन बनने से पहले आपको एक और गद्यांश दे रखा है, जिसका क्वेश्चन नंबर 138 से 44 तक इसी गद्यांश को पढ़ के हमें नीचे शब्दों के अर्थ या कुछ और भी पूछ सकता है, वो हमें देखना है। जैसे तत्सम तद्भव हुए, देसी विदेशी शब्द हुए, और भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो देख लेते हैं। जैसे इसमें दे रखा है पहला क्वेश्चन, यहाँ से देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से तत्सम शब्द है, ये चूज करना। तो पहला ऑप्शन है जमीन और शून्य या खुद या मजबूत, यानी हमें तत्सम शब्द चूज करना था। तो हम कह सकते हैं इसमें से शून्य शब्द है वो एक तत्सम है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से विदेशी शब्द है, आपको विदेशी शब्द बताना है। जैसे पेड़, तो ये तो आपका देशी शब्द या देशज शब्द हो जाएगा। और आपका जो खंड है ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, तत्सम, ठीक है। और आपका तालाब है और आपका खुद, ये दोनों सही है, यानी जो खुद और तालाब ये दोनों आपके फारसी शब्द हैं, या कह सकते हैं विदेशी शब्द हैं। तो हमें पूछा गया था, इन्होंने पूछा था कि विदेशी शब्द हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें सी ऑप्शन भी सही है और डी भी ऑप्शन सही है, यानी हम कह सकते हैं सी और डी दोनों ऑप्शन राइट है इसमें। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था जमीन का पर्यायवाची नहीं है, वो नहीं पूछा है। तो देखो जमीन माने जमीन का पर्यायवाची हो सकता है पृथ्वी, ठीक है, और आपका धरती भी कह सकते हैं, और आपका धरणी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो बिटप होता है, बिटप यानी कह सकते हैं वृक्ष है, पेड़ है, पादप है, तो ये कहने का मतलब इनके पर्यायवाची होते हैं, किसके नहीं है, ये जमीन का नहीं है। तो हमें यही पूछा था, तो राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित का विलोम क्या हुआ, तो ये आपका हो जाएगा मृत, ठीक है। अस्थिर का स्थिर हो जाएगा, अजीवंत का जीवंत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका तो राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन था, ठीक है। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है, यानी कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं, वो चूज करना है। देखो लोग से बना है लोगों, तो कह सकते हैं इसमें तो प्रत्यय है, वो प्रत्यय है। पशु से बना है पशुओं, तो इसमें भी कह सकते हैं प्रत्यय है। और सदस्य से सदस्यों बना है, तो कह सकते हैं इसमें भी प्रत्यय, लेकिन पीढ़ी में नहीं है कोई भी प्रत्यय, क्योंकि पीढ़ी से पीढ़ियों बनेगा, या इसमें ओ प्रत्यय लगता तब ये सही होता। तो ये गलत दे रखा है डी नंबर ऑप्शन, तो यही चूज करना था, प्रत्यय नहीं है, तो वो पीढ़ी में प्रत्यय नहीं है। आपको 43 नंबर को क्वेश्चन दे रखा है कि मिलजुल का समास विग्रह होगा। मिल से जुल, मिल और जुल, मेल जोल, या इनमें से कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं मिल और जुल ये हो जाएगा, और इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में अव्यय है, जैसे समाज है, खंड है, एक है, व्यवस्था है। तो एक जो शब्द है कह सकते हैं ये एक अव्यय शब्द है, ठीक है, जिसमें न तो लिंग, न वचन, कारक, पुरुष किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो एक है, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आपके जो 15 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से टीचिंग मेथड संबंधी आएंगे, यानी शिक्षण विधियों से। तो पहला क्वेश्चन है, या कह सकते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है कि श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है। जैसे श्रवण कौशल, श्रवण लेखन का, या वाचन श्रवण का, या श्रवण वाचन का, या लेखन वाचन का। तो हम कह सकते हैं कि ये बोलेंगे, अगर श्रुत लेख की बात करें तो पहले तो आपको शुद्ध सुनना पड़ेगा, उसके बाद शुद्ध लिखना पड़ेगा। तो कह सकते हैं इससे श्रवण और आपके श्रवण लेखन का विकास होगा, यानी हम कह सकते हैं श्रवण और लेखन, यानी हमसे बोला है सुनकर लिखना, तो हम कह सकते हैं श्रवण और लेखन का विकास होगा, ठीक है। तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। आपको नहीं पूछा है, तो देखो लेखन की असावधानी, तो ये आपका अशुद्ध वर्तनी से संबंधित हो सकता है। जलवायु, इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, अगले पे चलते हैं। अशुद्ध उच्चारण भी आपका अशुद्ध वर्तनी में आएगा। व्याकरण का कम ज्ञान भी आपका अशुद्ध वर्तनी के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन जलवायु यहाँ पे भिन्न है, इससे कोई संपर्क नहीं है, तो हम कह सकते हैं बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसमें कारण नहीं है पूछा है, तो वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर के अच्छी परीक्षा में आवश्यक है, यानी अच्छी परीक्षा के लिए क्या क्या आवश्यक है। जैसे विश्वसनीयता ये होती है, वस्तुनिष्ठता ये भी होती है, विभेदीकरण ये भी होता है। तो हम कह सकते हैं ये इनमें से सभी, या कह सकते हैं उपयुक्त सभी हो जाएंगे ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि मूल्यांकन उपयोगी है। तो मूल्यांकन किसके लिए उपयोगी है वो बताना है। जैसे विद्यार्थी प्रगति जानने में, या विद्यार्थी कक्षा की उपस्थिति जानने में,
या विद्यार्थियों के आचरण जानने में या इन सभी में। तो हम कह सकते हैं मूल्यांकन का अगर देखा जाए उपयोग तो विद्यार्थी की प्रगति जानने से संबंधित होता है। ठीक है, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे। हमें ये मालूम पड़ गया कि अशुद्ध लिखता है तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षण करेंगे या उपचारात्मक करेंगे। इन दोनों ही ऑप्शन में से होगा तो हम कहेंगे उसका उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय क्या होगा। विधेय माने यहाँ पे क्रिया से मतलब है। ठीक है, क्रिया से संबंधित है। क्रिया हेल्पिंग वर्ब के लिए में है दे रखी है, या है जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। तो हम कह सकते हैं इसमें है तो कोई ऑप्शन में है नहीं, जैसे मेरा मित्र और चित्रकार और बहुत अच्छा चित्रकार है और बहुत अच्छा है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा चित्रकार है। तो ये पूरी एक कह सकते हैं विधेय हो जाएगा, विधेय प्लस विधेय का विस्तार इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरला नहीं है, सलमा है। सलमा घर जाती है वाक्य है, तो ये वाक्य बताना है सरल वाक्य है या निषेधात्मक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। तो हम कह सकते हैं ये कि सरल वाक्य है। क्या सलमा घर जाती है, तो ये एक सरल वाक्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है, यानी ये यहाँ से अंडरलाइन दे रखी है यहाँ तक रावण तक, तो बताना है ये विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, या संज्ञा पदबंध है, या सर्वनाम पदबंध है। तो हमने अंडरलाइन कर रखी है रावण तक। रावण क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा है और संज्ञा से पहले की विशेषता बताई जाए, वो कहाँ का, लंका का राजा है, तो हम कह सकते हैं ये संज्ञा पदबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा उतरना। मुहावरे का अर्थ है तापमान कम होना, क्रोध कम होना, बुखार उतरना या सर्दी पड़ना। हम कह सकते हैं कि पारा उतरने का मतलब होता है मुहावरे का कि क्रोध कम हो जाना, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट राइट आंसर हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखें फेर लेने का अर्थ क्या है, यानी दूसरी तरफ देखना, किसी और को चाहना, उदासीन हो जाना या नाराज हो जाना। हम कह सकते हैं आंखें फेर लेने का अर्थ होगा क्या होगा, उदासीन हो जाना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या है, तो हम कह सकते हैं कि खराब काम का खराब ही परिणाम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा है, तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है, या ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है, या सहजात योग्यता है। तो हम कह सकते हैं भाषा एक अर्जित संपत्ति है, तो ए नंबर ऑप्शन राइट आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का क्या अभिप्राय है, यानी बहुमुखी का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आगमन विधि का प्रयोग करना, तकनीक का प्रयोग करना, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देना, या है अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा शिक्षण कराना। तो हम कह सकते हैं बहुमुखी प्रयास का मतलब होगा सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर अनुकरण विधि रचना के लिए प्रयुक्त है, तो अनुकरण यानी रिपीटेशन, किसी चीज का कह सकते हैं किसी का अनुकरण करना, ये भी हो जाएगा। तो ये पूछा है के लिए उपयुक्त है शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे प्रारंभिक स्तर पर अनुकरण विधि जो है रचना के लिए उपयुक्त होगी। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं जो आपका 59 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक रहेगी, सबसे अधिक बतानी है आपको। तो ऑप्शन दे रखे हैं भाषण, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर या अवलोकन। सबसे बेस्ट रहेगा ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा कौशलों की संख्या कितनी है, तो हम जानते हैं LSRW, तो ये 4 कौशल होते हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन किस में दे रखा है, वो दे रखा है बी नंबर ऑप्शन, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब देख लेते हैं हम संस्कृत। ठीक है, जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत वर रखा था, तो अब उन्हें सोल्व कर लेते हैं। अभी हम देख लेते हैं जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को लेते हैं, तो उन्हें क्वेश्चन करने होते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 61 नंबर से आपको 67 तक ये पद्यांश दे रखा है, इसी के आधार पर ग्रामर संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि 61 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, का अनेका रूपा विद्यते, किसके अनेक रूप हैं, जैसे परुषा के, नृप नीति के, वारंगना के या वदाना न्याय के। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके पद्यांश की लास्ट लाइन में कि वारंगनेव नृपनीति अनेक रूपा, यानी अनेक रूप किसके हैं, नृपनीति के। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियवादिनी इत्यतः का प्रत्यय, प्रियवादिनी में कौन सा प्रत्यय ऋणी है
या आपका इनी है या ई है या नी है, तो हम कह सकेंगे इनी प्रत्यय है जो स्त्रीलिंग में यूज होता है। अब है अगला क्वेश्चन के नित्य व्यय या इत्यर्थ का समास है, कौन सा समास है नित्य व्यय, तो इसमें कौन सा हो जाएगा समास, तो इसमें हो जाएगा आपका बहुब्री समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्री। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वारांगनीव, इतक का संधि वारांगनीव में कौन सी संधि, ये आपको दिखाई दे रहा हुआ है, इसके आधार पर कह सकते हैं इसमें गुण संधि है, देखने से भी बन रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि श्लोक अस्मि छंदस, इसे श्लोक जो आपको दे रखा है पद्यांश, उसमें से कौन सा छंद है ये बताना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सा छंद होगा, अगर आप वर्ण को गिनते हो तो उसके आधार पर भी पता कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें वसंत लिखा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्या इति पदस्य विलोम पदम किम भवेत्, यानी सत्य का आपको इसमें विलोम है शब्द दे रखा है, वो चूज करना है, जैसे प्रियवादिनी होगा या परसा होगा या अनर्ता होगा या वदान्य होगा, तो हम जानते हैं सत्या का विलोम अनर्ता होगा, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप देखते हो 67 नंबर क्वेश्चन है दयालु रपि इत्यर्थ का संधि विच्छेद है, यानी दयालु रपि का संधि विच्छेद क्या होगा, जैसे दयालु र प्लस अपि या दयालु ह प्लस अपि या दयालु स अप प्लस अपि या दया प्लस आलू प्लस अपि तो हम कह सकते हैं इसमें विसर्ग संधि होगी, बी नंबर ऑप्शन होगा। र का जो विसर्ग है उसका र हो जाएगा यानी हलंत। ठीक है, और वो जब अ में मिलेगा तो पूरा हो जाएगा ठीक है, तो पूरा र हो जाएगा, तो ये बनेगा दयालु रपि, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि मूल्यांकन कतिविधा, यानी मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं, जैसे त्रिविधम या एक विधम, द्विविधम या चतुर्विधम, तो हम जानते हैं जो आपकी कह सकते हैं संस्कृत के अकॉर्डिंग या किसी अन्य विषय के अकॉर्डिंग भी पूछते हो कितनी होगी, तो दो विधम होगी, यानी दो विधि होगी। मूल्यांकन कतिविधम तो दो होते हैं, एक तो आपका परिमाणात्मक, ठीक है, और एक आपका कौन सा होता है गुणात्मक, तो दो प्रकार के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा शिक्षण सर्वप्रथम कौशलम विद्यते, यानी संस्कृत भाषा शिक्षण में सर्वप्रथम कौशल कौन सा होता है, तो हम जानते हैं LSRW, तो इसमें सर्वप्रथम में आता है वो कौन सा आता है लिसनिंग, यानी श्रवण से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदाहरणानि प्रस्तुता नियमस्य कथनम इति क विधि, यानी उदाहरण से आप नियम की तरफ जाते हैं तो ये किस विधि के अंतर्गत आएगा, तो वो ये आपके आगमन विधि के अंतर्गत आएगा। अगर ये पूछता है कि नियम से उदाहरण, तो आप निगमन विधि लगा सकते थे। ठीक है, तो ये पूछा था उदाहरण से नियम, तो हम कहते हैं ये आगमन विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये शिक्षण सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम विधि कह, यानी कौन सी प्राचीन विधि है, परायण विधि है, व्याख्या विधि है या सूत्र विधि है या आगमन विधि है, तो हम कह सकते हैं ये परायण विधि है, वही आपकी प्राचीनतम विधि मानी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिक्षण रुचिकर कथम स्यात्, मतलब शिक्षण रुचिकर कब होगा, कब कह सकते हो आप, जैसे विधि व्यय से या कौशल से या पुस्तक से या दृश्य श्रव्य साधन से, तो हम कह सकते हैं दृश्य और श्रव्य साधन हो तो उससे रुचिकर शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट अगला फिर गद्यांश दे रखा है, तो आपको 73 से 79 तक क्वेश्चन आपको इसी गद्यांश के आधार पर करने होते हैं। तो पहला ऑप्शन है, देख लेते हैं, पहला ऑप्शन का मतलब 73 नंबर क्वेश्चन है सर्वभूतेषु कीदृश व्यवहार करनी है। ठीक है, तो किस प्रकार का व्यवहार, या अगर आप गद्यांश पढ़ोगे तो अकॉर्डिंग उसी के इसमें से 4 के लगाने होते हैं, तो आंत्रवत होगा। ठीक है, सॉरी आंतवत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये तो सिंपल एक वसुदेव इत्यस्य संधि विच्छेद कार्यम, यानी वसुदेव में संधि विच्छेद नीचे दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा सही है, जैसे वसुधा प्लस एव, वसुधा प्लस एव, वसुधा प्लस एव, तो वसुधा प्लस ईव, तो हम जानते हैं वसुधा प्लस एव होता है, यानी छोटी एक ही मात्रा आती है इसमें। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं कि लोष्टवत व्यवहार कुत्र प्रदर्शनी, जैसे गद्यांश देखते हो वहां पे, तो उसमें आपको राइट आंसर मिलेगा परद्रव्येषु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महत्तम इत्यर्थ का प्रत्यय, महत्तम में कौन सा प्रत्यय, तो इसमें हो जाएगा आपका जैसे तमप है या तल है या खत है या तो है, तो प्रत्यय हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृति है इत्यर्थ का उपसर्ग, संस्कृति में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें तो सम हो जाएगा। ठीक है, सम प्लस क्र धातु होती है। ठीक है, इस प्रकार कर्म फलम इत्यर्थ का समास, कर्म फलम में कौन सा समास है, तो कर्म फलम में जो समास होगा वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष ही हो जाएगा। ठीक है, अगला है संस्कृति मल
सॉरी रुको एक सेकंड, 79 क्वेश्चन है, संस्कृति मन निर्बल करोति वाक्यमिदं लंग लकारे परिवर्तयत, यानी आपको लंग लकार में परिवर्तित करना है। ये आपको दे रखा है, कह सकते हैं लट लकार में, ये इसका लंग लकार बताना है। तो आपको केवल जो क्रिया है उसी में चेंज करना है, तो वो है हो जाएगा आपका संस्कृति ही मनः निर्मलम अकरोत। एक ही ऑप्शन है जो कह सकते हैं ये चेंज करोगे तो आप जैसे कि इसमें कह सकते हैं लट लकार की प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो आपको लंग लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का रूप लेके चलना है। तो उस वक्त क्या बनेगा, इसका बनेगा अकरोत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति, परंपरागत सहायक उपकरण क्या है, तो वो हो जाएगा आपका श्यामपट्ट। ठीक है, ये सिंपल ही क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, कस्यापि नगरस्य भौगोलिक स्थिति बोधयतु कीदृशस्य पाठ्य उपकरण से प्रयोग करणे, यानी किसी आपको नगर की भौगोलिक स्थिति का बोध करना है तो कीदृश पाठ्य उपकरण से प्रयोग करनी है। आप किस प्रकार का पाठ्य प्रयोग करोगे, यानी कौन सा इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग उपयोग करोगे। जैसे मानचित्र से, पत्र से, और आपका रेखा चित्र से, और आपका पुस्तक से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानचित्र। मानचित्र के आधार पर हम किसी नगर की भौगोलिक स्थिति विस्तार को समझा सकते हैं, ठीक है, या बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा अधिक सफला भाषा कस्य करते वर्तते, यानी संस्कृत भाषा है वो सर्वाधिक सफल भाषा है किस वजह, किसके कारण है, तो वो है आपकी संगणक से, यानी ये एक कंप्यूटर भाषा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अति लघुत्तरात्मक प्रश्न नाम उत्तर सीमा से, यानी जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं उनकी उत्तर सीमा यानी कितनी लाइनों या कितने शब्दों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लाइन पूछी हुई है आपको, जैसे पृष्ठ एकम, यानी एक पृष्ठ में, या पृष्ठ मीकम का मतलब है इसमें गुण संधि कर दी गई है, गुण तो नहीं सही है, गुण है पृष्ठ प्लस एकम, ऐसे पृष्ठ एकम, तो पृष्ठ मीकम और वाक्य द्वयम और पंच वाक्यानि और एक वाक्यम, यानी आपको एक पृष्ठ लिखना है, दो वाक्य लिखने हैं, पंच वाक्य नहीं 5 वाक्य लिखने हैं, एक वाक्य में एक वाक्य लिखना है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा आपका एक वाक्य में। अति लघुत्तरात्मक को हम कहते हैं वाक्य में लिख सकते हैं एक वाक्य में, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा का परीक्षा विश्वसनीय कथ्य, यानी निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा विश्वसनीय है, तो वो आपकी हो जाएगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा होती है वो हो जाएगी, क्योंकि उसमें उत्तर फिक्स होता है, एक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित वाक्य से संस्कृति अनुवाद कृत, और आपको एक संस्कृत अनुवाद करना है, वो वाक्य क्या है, वह मैं और तुम विद्यालय जा रहे हैं, इसको आपको संस्कृत में चेंज करना है। तो आप कैसे करोगे, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सह अहम त्वम च विद्यालयम गच्छामः। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, री वर्ण से उच्चारण स्थान किम, री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, ऋटूरसनम मूर्धा, तो ऑप्शन नंबर मूर्धा ए ही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन है वाक्यम संशोधयत, तो हमें वाक्य संशोधित करना है, त्वम भिक्षुकम धनम यच्छसि, मांगने के रूप में चतुर्थी व्यक्ति यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये शुद्ध बताना है हमें, इसका शुद्ध रूप क्या हो सकता है। तो हम कारक चिन्ह लगाएंगे इसमें, तो देखो ऑप्शन ए और बी में से होगा, कोई ना कोई हो सकता है, तो देखते हैं कौन सा हो सकता है। त्वम इसमें भी है, त्वम इसमें भी है, भिक्षुका इसमें भी है, भिक्षुका इसमें भी है, इसमें भी धनम है, धनम इसमें भी है। ठीक है, इसमें यच्ची वो यच्ची दे रखा है, ये गलत होगा, यच्ची होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि स्वदेशी पूजते राजा सर्वत्र पूजते, यानी जो अपने देश में पूजा जाता है, जो राजा होता है वो अपने देश में पूजा जाता है, और जबकि विद्वान होंगे वो सभी जगह पूजे जाते हैं, तो यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन डिलीट क्यों किया गया था मैं आपको बताऊं, ये डिलीट किया गया था इसलिए कहा गया था, यहाँ पर देखो पठानी किसी भी रूप में नहीं आता है, जैसा मैं अंडरलाइन कर पा रहा हूँ, यहाँ पे पठानी नहीं होता, ये पठामी होता है उत्तम पुरुष एक वचन में, तो इस वजह से ये डिलीट किया गया था। अगर हम पठामी लिख के फिर इसका पूछे कि अब क्या होगा वाच्य परिवर्तन, तो वो होगा मया पुस्तकानि पठ्यन्ते, मया पुस्तकानि पठ्यन्ते होगा या पठ्यते होगा, तो हो जाएगा ये आपका,
चलो अब ये डिलीट ही किया गया तो मैं इसे बता ही देता हूँ। तो देखो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो पुस्तकानि पठ्यन्ते होगा, पहला ही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने बोला था पठामी हम कर दें तो वो हो जाएगा आपका एक ये बहुवचन आ गया, यानी कर्म यहाँ पर बहुवचन है तो उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं क्रिया भी बहुवचन हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पठामी होता जब, ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था क्योंकि यहाँ पर शुद्ध नहीं दे रखा था, यहाँ पठानी दे रखा था इस वजह से। ठीक है, ये कह रहा है वकारस्य उच्चारण स्थान के, यानी व का उच्चारण स्थान होता है, वकारस दंतुष्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार हमने संस्कृत के क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद अब करते हैं हम जो भी आपका मैथ आता है उसे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अपन करने वाले हैं लेवल फर्स्ट का जो 2012 या 13 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मैथ के 30 क्वेश्चन आए थे उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द कहे हैं। ये एक परिभाषा है वो किसकी है? 4 ऑप्शन है आपके लिए, रोजर बैंकन, हैमिल्टन, प्लूटो ने और वेंड्रिक रसेल ने। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी रोजर बैंकन ने ये परिभाषा दी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का, तार्किक सोच का, विश्लेषण सोच का, या इनमें से सभी। ठीक है, तो गणित से जो बच्चे में विकास होता है वो होता है इनमें से सभी, यानी सभी प्रकार की सोच, यानी आत्मविश्वास का, तार्किक सोच का और विश्लेषण सोच का, इन सभी का विकास होता है बच्चे में गणित के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। क्या महत्व है? सांस्कृतिक महत्व है, मानसिक महत्व है, व्यवहारिक महत्व है, या फिर आध्यात्मिक महत्व है? तो जो प्राथमिक स्तर होता है अगर उस पर अपन देखें तो व्यवहारिक महत्व होता है, वो होता है गणित का। ठीक है, बच्चे व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से अपने सोच का गणितीकरण करते हैं ना, उससे पता चलता है कि गणित का विकास कैसे हो रहा है, यानी गणित से बच्चे के व्यवहार का विकास कैसे हो रहा है, व्यवहारिक परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक परिवर्तन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, और वैसे भी प्राथमिक स्तर पर गणितीय शिक्षा बच्चों के गणित अधिगम के मनोवैज्ञानिक तर्क से मार्गदर्शिका होती है, ये बात कही गई है। तो इसलिए व्यवहारिकता को ही महत्व मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में, या विश्लेषण विधि में? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। निगमन विधि में इसका यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आपको पता होगा जो निगमन विधि होती है वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती है आगमन विधि का। और निगमन विधि के शिक्षण सूत्र आपको पता ही होगा कि नियम से उदाहरण की ओर होता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर होता है, और अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है। ये मोस्ट है, मैं आपको बता दूं, अज्ञात से ज्ञात की ओर। और एक और होता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ये क्या होते हैं? ये शिक्षण सूत्र होते हैं निगमन विधि के। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणित में किस विधि में हमें प्राय सूत्र अथवा नियम बताए की सहायता लेते हैं? संश्लेषण में, विश्लेषण में, आगमन में, या निगमन में? ठीक है, तो आपको पता होगा जो निगमन विधि होती है उसमें अपन सूत्र और नियमों का सहारा लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था इसके शिक्षण सूत्रों के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नियम बता दिए जाते हैं और फिर उदाहरणों के द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करवाने के लिए कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे? तो देखिए आप कई तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या करेंगे। आपको बताया 8 दिन में विद्यालय की पुताई का कार्य कितने मजदूर करते हैं? 2। ठीक है, तो 1 दिन में पुताई का कार्य, 1 दिन में पुताई का कार्य फिर बराबर 8 गुणा 2, यानी 16 मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 1 दिन में करवाना है, क्यों 8 दिन में करवाना है तो 2 मजदूर करते हैं, तो 1 दिन में कितने करेंगे? 16 मजदूरी तो करेंगे।
ठीक है। अब क्या करना है अपन को कि 2 दिन में विद्यालय की पुताई का कार्य देखेंगे 2 दिन में, ठीक है। अब 2 दिन में अपन को करवाना है तो 16 में 2 का भाग दे देंगे तो इससे क्या होगा 8 मजदूर कर देंगे 2 दिन में। अब हमें पता है कि 2 दिन में पूरा कार्य करवाना है अपन को, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन कि जो 8 आया है ना 8 में से 2 को माइनस कर देंगे, क्यों? क्योंकि 2 तो पहले से ही कर रहे हैं 2 मजदूर, तो इसलिए 6 मजदूरों और लगवाने पड़ेंगे। इसको इस तरीके से कर सकते हैं या फिर अपन डायरेक्ट इसको MDH से भी कर सकते हैं। देखिए MDH से किस प्रकार करेंगे कि देखिए 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं तो MDH से 2 गुणा 8 कर लेंगे, ठीक है। फिर 2 दिन में कार्य करवाना है तो 2 दिन हो गए, कितने और मजदूर लगाने पड़े तो पहले कितने थे 2 प्लस x और लगवाने पड़ेंगे तो 2 से इसको काट दिया 4 बार तो ये कितना आ गया 8 बराबर 2 प्लस x, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर 6 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार भी अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं, ठीक है। प्रत्येक अपने बच्चे की शिक्षा 450 रुपये मासिक खर्च करता है। किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा का औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना है, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आपको पता हो तो औसत निकालना है इसमें, तो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं अपन कि राम के परिवार, सबसे पहले राम के परिवार को देखेंगे तो राम के परिवार की औसत मासिक खर्च कितना है। देखिए प्रत्येक अपने बच्चे को 450 रुपये मासिक खर्च करता है, ठीक है, मासिक खर्च करता है। देखिए तो क्या करेंगे कि राम के परिवार में देखेंगे मासिक औसत मासिक खर्च कितना है, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे का 450 है और राम के परिवार में 3 बच्चे हैं, 3 का भाग दे देंगे तो 150 से आ गया। इसी प्रकार अपन देख लेंगे मोहन के भी परिवार में तो 450, इसमें कितने बच्चे हैं 5, तो ये कितना आ गया 90। वो कह रहा है कि राम, देखिए पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना है। तो देखिए ये है 150 और ये है 90, इसमें से इसको घटा देंगे तो 150 माइनस 90 यानी 60। तो किसका है, राम का है, ठीक है, अधिक है और है कितना 60 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य देखिए 90 रुपये, ठीक है, कितने पर 100 पर, लाभ कितना हो रहा है 10 का, तो 110 हो गया। इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया, इसको करें तो 99 आ जाएगा गुणा करने पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य बट्टे 100 गुणा 100 प्लस लाभ। यही फॉर्मूला मैंने लगाया था उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे। 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए वो 1 मासिक पूछ रहा है, ब्याज दर है वो 1% है मासिक, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे अपन, समय को क्या वर्ष में चेंज कर देंगे। तो 1 वर्ष में कितने मास हो जाते हैं 12, तो यानी समय कितना हो गया अपना, समय हो गया 12 माह, ठीक है, 12 माह, क्योंकि 1 वर्ष ही तो दिया है उसने और मासिक उसने 1% दिया है। कैसे भी कर लो आप, इसको माह में चेंज कर लो या फिर इसको वर्ष में चेंज कर लो, कैसे भी कर लो आप। अब फॉर्मूला लगा देंगे साधारण ब्याज का, यानी ऐसा ही बराबर क्या होता है PTR बट्टे 100। P क्या होता है मूलधन, T होता है समय, R होता है दर, ठीक है। तो अब लगा देंगे इसमें तो 500 गुणा 1 गुणा 12 बट्टे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 60 आ जाएगा, यही अपना आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य का CP बराबर विक्रय मूल्य, ठीक, यानी SP बट्टे 100 माइनस हानि गुणा 100। इसी फॉर्मूले में रख देंगे अपन। देखिए कैसे रखेंगे, 90 बट्टे 100 माइनस 10 गुणा 100। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो देखिए
ये 90 बच गया, 90 से 90 ये कट जाएगा तो ये 100 ही आ जाएगा आंसर। तो 100 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में, यानी अपना आंसर हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि निम्न में से 4 संख्याओं में 5 का स्थानीय मान, देखिए ये सभी संख्याएं, इनमें 5 का स्थानीय मान देखना क्रमशः है। इसमें तो 5000 है, ठीक है, इसमें 500 है, ठीक है, इसमें 50 है, ठीक है, और इसमें 5 है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? 5000, 500, 50 और ये सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें से अगर 5 को अलग करेंगे तो 5000 ही तो आएगा। देखिए इसमें से अलग करेंगे तो 500 आएगा, इसमें से अलग करेंगे तो 50 आएगा, और इसमें से तो इकाई पे है ही। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि एक गांव की कुल जनसंख्या स्त्री तथा पुरुष 4054 है। यदि पुरुषों की संख्या 2896 है तो स्त्रियों की संख्या क्या होगी? देखिए स्त्रियों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है कि दोनों की संख्या कितनी है? 4054, ठीक है। पुरुषों की संख्या, इसमें से पुरुषों की संख्या कितनी है? 2896। तो स्त्रियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, क्योंकि ये तो कुल है, ये पुरुषों की है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो देखिए 4 में से 6 गया 8, 5 में से 8 गया तो 5, और ये 0 है, ये 2 है, 0 हासिल चला जाएगा तो ये 11, यानी 1158 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है एक विद्यालय की 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, ठीक है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान हो तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए अगर प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो अपन पता कर सकते हैं कि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी कितने होंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं, 642/6, इसका इसमें भाग दे देंगे तो 1 से 7, यानी प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 1 से 7। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि 20 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है? देखिए नहीं है वो पूछ रहा है। पहले तो अपन यही ज्ञात कर लेंगे 20 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा। तो 0.25 गुणा 10 करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2.5 रुपये, ठीक है। अब अपन को देखना है कि 2.5 रुपये कौन सा नहीं है। देखिए नहीं है पूछ रहा है, तो ऐसे ऑप्शन अगर चेक करने हो तो मेरे ख्याल से लास्ट से चलना चाहिए, तो अपन लास्ट से ही चलेंगे। देखिए इसको चेक करते हैं। 1 रुपया हो गया, 1 रुपये के 2 सिक्के यानी 2 रुपये हो गए, प्लस 50 पैसे का 1 सिक्का यानी 0.5, 25 पैसे का 1 सिक्का यानी 0.25। अगर इन सब को जोड़ेंगे तो ये 2.75 होगा, जो कि अपना आंसर नहीं है, क्योंकि अपना आंसर आना चाहिए 2.50। तो यही आंसर हो जाएगा, यानी नहीं वाला पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो बराबर नहीं है। बाकी अलावा ये तीनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए कि संख्या 4 में संख्या 6 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्रमशः है। देखिए आपको सिंपल तरीके से भाग देना है, जैसे अपन भाग देते हैं ना, सिंपल वही तरीके से। देखिए 4 में भाग देना है तो कितनी बार जाएगा? देखिए अगर ये संख्या छोटी है, ये वाली संख्या अगर इससे छोटी है तो इसका मतलब जो भाग जाएगा वो 0 बार जाएगा। अगर भाग 0 बार जाएगा तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भाज्य है वो कितना है? 4। भाज्य क्या होता है? जिसमें भाग दिया जाता है, यानी ये वाला भाज्य होता है। भाजक क्या होता है? जिसका भाग दिया जाता है, यानी यहाँ पे 6 भाजक हो गया। शेषफल तो ये पता ही है, सॉरी भागफल, भागफल 0 आया, ये रहा 0 भागफल, ठीक है। और शेषफल कितना आया? 4। तो यहाँ पे अपना क्रमशः आंसर देखेंगे अपन, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। अगर इसको क्रमशः देखेंगे तो 4, 6, 0 और 4, ये ऑप्शन किस में है? देखिए 4, 6, 0, 4, ऑप्शन नंबर पहला ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मनोरंजक एवं खेल संबंध, रटने का, आगमन का और निगमन का। सिंपल तरीका है, अगर बच्चों को आपको पढ़ाना है तो 99% केस में मनोरंजन होना चाहिए और खेल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी मनोरंजन और खेल के द्वारा। क्योंकि आपको पता है कि जब छोटी कक्षा में बच्चे होते हैं तो खेलों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, खेलों के द्वारा उनको ज़्यादा सिखाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? लाभ हानि बिल्कुल हो रहा है, साइकिल चलाना, सब्जियां खरीदना, उधार लेना। तो
देखते ही आपको पता चल रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि साइकिल चलाने में कोई मैथ का यूज़ नहीं हो रहा है। अगर उधार ले रहे हैं वहाँ पे भी गणित काम कर रहा है, कितने रुपए ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कितने ब्याज पे ले रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, कितने रुपए किलो हैं, आपने कितने दिए, कितने चुकाए, ये सब लाभ हानि में तो है ही मैथ। तो साइकिल चलाने में कोई मैथ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर अपना है, देखिए कि राम खेल में निम्न प्रकार से 3 गेंदों को लगा जा रहा है। देखिए पहले उसने 3 लगाई, फिर इस प्रकार से दोनों 3-3 बार लगा दी, फिर इस प्रकार से लगा दी। इस खेल में मोहन एक तालिका बना रहा है। कैसे बना रहा है? देखिए 1 2 3, वो गेंदों की संख्या पहले में 3 थी, फिर 6 थी, फिर 9 थी। यानी राम खेल रहा है और मोहन उसके बारे में गणितीय कार्य कर रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि दोनों के अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? राम खेल रहा है, मोहन गणित कर रहा है। ठीक है, राम और मोहन दोनों सामान्यीकरण कोशिश कर रहे हैं। राम और मोहन दोनों केवल खेल रहे हैं, राम गणित कर रहा है, मोहन खेल रहा है। तो हकीकत यही है। देखिए आपको पता होगा कि राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है, क्योंकि राम जो भी कार्य कर रहा है मोहन उसको लिख रहा है, तो मोहन गणित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलेंगे। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की विषय की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? मौखिक कार्य, लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य और उपचारात्मक कार्य। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो जो निदानात्मक कार्य होता है वो इसी के लिए होता है कि किस विशेष क्षेत्र या शाखा में बच्चा कमजोर है, और उसके बाद तो उपचारात्मक होगा ही। तो सबसे पहले क्या होगा? निदान होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या फिर अभ्यास द्वारा। तो देखिए अभ्यास द्वारा कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। गति, देखिए अगर आप मान लीजिए किसी कार्य को 100 बार कर लें तो उसमें आपको क्या है? प्रैक्टिस बनेगी, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी उस कार्य करने में। तो अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से ये गति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि छात्र जब अभ्यास कार्य करते हैं तो आत्मविश्वास और तार्किक क्षमता, विश्लेषण क्षमता का विकास होता है, इसलिए अभ्यास के द्वारा ही गति प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए माचिस की डिब्बी में कितने तल हैं? माचिस की डिब्बी, आपने कभी माचिस की डिब्बी देखी हो तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे अगर मान लीजिए अपने मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल को एक माचिस की तिल्ली मान के चलिए, माचिस की डिब्बी मान के चलिए, तो आप देखेंगे पहला देखिए ऊपर का स्पेस, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये मैंने कुछ ऐसा बना दिया। अगर इसको माचिस की तिल्ली माने तो देखिए ये पूरा भाग 1, ये पूरा भाग 2, ये पूरा भाग 3, ये 4, इसके पीछे का ये वाला 5, और एक कौन सा वाला? एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, यानी 6 हो गए। ठीक है, तो कितने क्या बोलते हैं, तल कितने हो जाएंगे? 6, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक तल पर 3, 2, अनंत, या इनमें से कुछ नहीं कह सकते। तो एक तल पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए कितनी खींच सकते हैं आप, कितनी भी खींच दो एक तल पर, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेंगे अपन। यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनमें से बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए नहीं है। संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही और अंतः कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग समकोण के बराबर होता है। देखिए अगर आपको पता चल रहा हो तो सत्य नहीं है, तो देख रहे चौथे ऑप्शन को आप देखो कि तिर्यक रेखा के एक ही और अंतः कोण का योग एक समकोण के बराबर होता है। नहीं, एक समकोण के बराबर नहीं होता, ये 2 समकोण के बराबर होता है। देखिए मान लीजिए ये कोई तिर्यक रेखा है और इनको ये क्या बोल रहे हैं, कोई रेखा काट रही है, तो ये जो कोण होंगे ना, ये दोनों, इन दोनों का जो योग होगा इन दोनों कोणों का वो 180 होगा। 180 मतलब 2 समकोण होगा, इसलिए इसने एक समकोण बोल रहा है। एक समकोण मतलब 90 डिग्री, तो 180 होना चाहिए, यानी 2 समकोण, तो यही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है, तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा? ये तो आपको मिलीलीटर और वो करना आना चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा 1 लीटर, यानी 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 मिलीलीटर में शुद्ध वजन कितना दिया है उसने? 910 ग्राम।
ठीक है, यही तो दिया है। तो 1 मिलीलीटर की बात कर रहे हैं पहले, ये तो 1000 मिलीलीटर की बात हो रही थी। अब यहाँ 1 मिलीलीटर की बात करें तो उसमें वजन कितना होगा, तो 910/1000, ठीक है। अब वो इतना पूछ रहा है 700, तो 700 का गुणा कर देंगे इससे। जब इस पूरे उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 637 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, ठीक है। यदि इसकी चौड़ाई 200 मीटर है तो इसकी लंबाई क्या है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए मैदान की चौड़ाई मान लीजिए मैंने बी मान लिया, तो 200 मीटर हो गई, ठीक है। अब परिमाप कितना दिया है उसने, परिमाप उसने दिया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को अगर आप बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1000 मीटर, तो 1000 मीटर हो गया है। अब परिमाप का सूत्र लगा दो आप, क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसको एल मान लो, इसको भी मान लो चौड़ाई को, और ये कितना है 1000, ठीक है। जिसमें से अपन को मान किसका दे रखा है, चौड़ाई का, तो यहाँ बी की जगह पे 200 रख देंगे, तो क्या हो गया 2L + 200 बराबर 1000, ठीक है। अब इस 2 का इसमें भाग दे दो, तो L + 200 बराबर 500, 2 का 1000 में भाग दे दिया। इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो L बराबर क्या आ जाएगा अपना, L बराबर आ जाएगा 500 - 200 यानी 300, तो L कितना आ गया अपना 300, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए निम्नलिखित भिन्नों में आरोही क्रम बताना है। देखिए आरोही क्रम बताना है, सिंपल है, ये छोटी छोटी भिन्न है, तो आप डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। देखिए 133 का देंगे तो ये आ जाएगा 0.33, ठीक है। सेकंड वाले का देंगे 3/4 का, तो ये आ जाएगा 0.75, और 2/5 का देंगे तो देखिए इसको 10 बना लो, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लेंगे, तो ये हो गया 4/10, तो ये हो गया 0.40, और 6/7 का, देखिए 7 का भाग देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा पहले कितनी बार 8 बार, फिर क्या बचा, ये 5 बची, तो इसमें से फिर 5 बार और फिर 7 बार, तो ये आ गया। अब इसमें से देखिए आप इन सबको देख लीजिए, ये 0.33 है, ये 0.75 है, ये 0.40 है और ये 0.85 है, तो आरोही क्रम अपन लिख लेंगे इसको देख के, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3, इससे बड़ा 2/5, फिर इससे बड़ा 3/4, और फिर इससे बड़ा हो जाएगा 6/7, ठीक है। ये किस में है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। छोटा है तो आप भाग भी दे सकते हैं। संख्या 35.705 का विस्तार रूप क्या होगा, सिंपल है, सबसे पहले 30 को अलग करना है, फिर 5 को अलग करना है, और जब पॉइंट आ गया आगे से अगर आप पॉइंट उसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग से पहले 10 का देना है, फिर जितने पीछे जाते चलेंगे उसमें उतनी ही 0 का भाग देना है। तो देखिए पॉइंट के बाद 5 है तो 5/10 कर देंगे, क्योंकि आगे 0 है वैसा किसी में नहीं दिया गया है, तो 0 को छोड़ देंगे। उसके बाद 7 है, कितने दूरी पर है 1 2 3, यानी 3 0 का भाग देना है, तो 1000 का भाग दे देंगे। अब यही ऑप्शन देख लेंगे कि 30, 5, 5/10 और 7/1000 कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर अपना है तीसरा, यानी अपना सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्न संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें। कैसे लिखेंगे, सिंपल, मैंने वही आपको तरीका बताया था। देखिए ये 90 हो गया, 90 में 9 को जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। साथ ही 9 में अगर 10 का भाग देंगे तो 0.9 हो जाएगा। 9 में अगर 1000 का भाग देंगे तो पहले 0 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, ठीक है। फिर 5 0 है, इसका भाग देना है, तो फिर कितने के बाद आएगा, फिर 0 आएगा, ठीक है। फिर 9 यानी 5 के बाद आएगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सही है। तो ये अपना आंसर आना चाहिए। ये ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 है ये, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि संख्या 480 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ऐसे करके आपको भाग देते चलना है, ठीक है। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, ठीक है, तो क्या आ गया 4 2 0, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 1 0, ठीक है, फिर 2 का भाग दे देंगे अपन, तो ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो देखिए इसका आ जाएगा 480 के कितने गुणनखंड बनेंगे, 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 2, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। देखिए यही अपने गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है अपना,
कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त क्रमशः है, उनका गुणनफल, उनका अनुपात, उनका जोड़ पहली संख्या, दूसरी संख्या का वहाँ पहली संख्या और उनका गुणनफल। तो आंसर यही होगा। देखिए यह होता है लस गुणा मस बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो यही होता है ना। इस प्रकार अपने 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार की हम डेली वीडियो डालते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका सेक्शन नंबर 5 है जो आपका पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडी या स्टडी, ठीक है। तो इसमें आपके 20 क्वेश्चन आपके ईवीएस से रहते हैं, ठीक है, फैक्चुअल रहेंगे ये, और आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं वो आपके पेडागोजी कह लो या इसे टीचिंग मेथड कह सकते हैं। इस प्रकार आपके ये 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। जो आपका 121 नंबर क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। ये कह रहा है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको इसमें तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बताना है, जैसे अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना या अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है 4 नंबर ऑप्शन, यानी कह सकते हैं डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी है। यानी आपको विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी वाली जो कह सकते हैं क्रिया एक्टिविटी हो रही है, कौन सा ऑप्शन है ऐसा। विज्ञान क्लब है, श्रव्य दृश्य सामग्री है, पाठ्य पुस्तक है, सामपट्ट है। तो हम कह सकते हैं जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटी होती है वो आपके विज्ञान क्लब में आएगी, ठीक है। विज्ञान क्लब हुआ, इसे साइंस क्लब बोलते हैं, एक होता है साइंस फेयर जिसे विज्ञान मेले बोलते हैं, तो वो भी आपका इसी में आएगा, ठीक है, विज्ञान मेले, ठीक है। तो ये किस में आएंगे, आपके पाठ्य सहगामी में आएंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया को कहते हैं। और अलग करने की क्रिया को साइंस के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं सेपरेशन, यानी पृथक्करण करना या अलग करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको इसमें से चूज करना है कौन सा कथन सही है। श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव बात है। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य और दृश्य सामग्री है, जबकि नहीं है, ये केवल दृश्य सामग्री होती है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है या सी नंबर ऑप्शन है, चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, सभी सब्जेक्टों में किया जा सकता है जिसमें जरूरत हो। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये कहना भी गलत है, ठीक है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है वो महत्वपूर्ण भी होती है कुशलता के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही ऑप्शन पॉजिटिव था, ए नंबर ऑप्शन, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन नहीं रहेंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को कहते हैं, क्या कहेंगे आप। परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी करना, पायलट स्टडी या अंतिम प्रारूप। तो हम कह देंगे इसे पायलट स्टडी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका उस टाइम के अकॉर्डिंग था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा श्रीगंगानगर जिलों से लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं इनमें से जो लगा हुआ है वो है आपका पाकिस्तान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम उपग्रह का नाम क्या था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, जैसे भास्कर था, आर्यभट्ट था, रोहिणी था या एडुसेट था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आर्यभट्ट, ठीक है। एडुसेट है, ये शिक्षा से संबंधित आपका कह सकते हो उपग्रह है, जिससे कि हम शिक्षा से संबंधित होता है एडुसेट, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस फैक्चुअल है, तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। तो जो जलीय जंतु होते हैं, जो समुद्र वगैरह और नदियों में रहते हैं, तो उनका जो श्वसन अंग है वो कौन सा होगा, इसमें से बताना है। तो वो होगा आपका जैसे दे रखे हैं, फेफड़ों द्वारा, पुस्तक और फुफ्फुस द्वारा या वायु कोश द्वारा या गलफड़ों द्वारा। तो हम कह सकते हैं गिल्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक
अवलोकन कीजिए। तो ऑप्शन ये 4 दे रखे हैं, इनके अलावा आपको यहाँ से बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्न में सत्य है, तो ये चूज करना है। जैसा पहला ऑप्शन दे रखा था, सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था कि बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, मध्य में चक्र शांति और खुशहाली का प्रतीक होता है, और 4 नंबर ऑप्शन था कि नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक होता है। तो अब इनके आधार पर ये कौन कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, वो चूज करनी है। तो हम कह सकते हैं पहली बात सही है, ठीक है, दूसरी भी बात सही है, और आपकी चौथी बात भी सही है, और ठीक है, और जो 3 नंबर है ना, मध्य में चक्र शांति खुशहाली का होता है, ये गलत है, ठीक है। तो हम अब चूज करते हैं। देखो पहला इसमें भी है, ठीक है, और दूसरा इसमें भी है, और चौथा भी इसमें ही है, और 3 नंबर गलत है, तो ये भी बताया हुआ है इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं, जैसे अनुकूलन या परजीविता या रूपांतरण या इनमें से सभी। तो एडेप्शन बोलते हैं हम जिसे, यानी जो वातावरण के साथ अनुकूलित कर ले, वातावरण के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है, यानी आपको पक्षी अभ्यारण्य बताना है किस जिले में, जैसे सवाई माधोपुर में है, अलवर में है, भरतपुर में है, उदयपुर में है। तो हम बखूबी जानते हैं ये आपके भरतपुर में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है। आपको वायु के बारे में बताना है। वायुयान उड़ती हैं, वायु में भार होता है, वायु स्थान घेरती है, वायु में रंग होता है। तो हमें ये बताना है कि सत्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा 4, यानी वायु में रंग नहीं होता है, ठीक है। वायु यान उड़ते हैं, बिल्कुल सही है, वायु में ही तो उड़ते हैं, यानी वायु का मतलब वातावरण है, ठीक है। और वायु में भार होता है, बिल्कुल सही बात है, वायु स्थान करती है, ये भी बात सही, लेकिन वायु का रंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा कौन सी होती है, यांत्रिक ऊर्जा हो गई आपकी, या ऊष्मा ऊर्जा हो गई, प्रकाश ऊर्जा हो गई, या विद्युत ऊर्जा हो गई। हम जानते हैं जो आपकी घड़ी की स्प्रिंग है उसमें आपकी यांत्रिक ऊर्जा हो गई, ठीक है। स्प्रिंग में या धनुष से जैसे तानते हैं तो उसमें भी आपकी यांत्रिक ऊर्जा ही रहेगी, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पीने के पानी में रोगाणु नाशक डालते हैं, तो वो रोगाणु नाशक कौन सा है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, या पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम क्लोरीन, या सोडियम क्लोराइड ऑक्सीजन, या पोटेशियम सल्फाइड एवं क्लोरीन। हम जानते हैं KMNO4 होता है, ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है। अगर हम क्लोरीन का भी यूज करते हैं किसके लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए, या कह सकते हैं रोगाणुनाशक को मारने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको एक चिन्ह दे रखा है, ये बताना है कि किसका है, यानी निम्न को सावधानी से देखिए और बताइए। उपरोक्त यातायात संकेत का अर्थ है, जैसे मुख्य सड़क का है, सैकड़ी पुलिया का है, या रेलवे फाटक का है, या खराब सड़क का है। अगर इस प्रकार का चिन्ह होता है तो वो आपका संबंधित होता है खराब सड़क से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी माता एवं रेबीज का रोग कारण क्या होता है, तो छोटी माता हुई या रेबीज हुई, ये आपके वायरस से संबंधित होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के लिए उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है, कहाँ पर होगा, आमाशय की दीवारों से, छोटी आंत्र की दीवारों से, बृहद आंत्र की दीवारों से, या यकृत में। तो हमें ये पूछा था कि जो हम भोजन करते हैं या पाचन करते हैं वो पचित भोजन के लिए उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ पर होता है। तो ये आपका होगा छोटी आंत्र होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, कि दीवारों से होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं, क्या क्या आवश्यक होते हैं। और पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित, ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल। तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित, और कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश। तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा एक तो CO2, फिर जल होगा, फिर सूर्य के प्रकाश होगा, फिर पर्णहरित। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान होता है, तो मानव शरीर का आपको मालूम होगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज है, यानी आपको बताना है जो उदयपुर है और भीलवाड़ा जिले में मिलने वाली खनिज कौन सी है। तो हम कह सकते हैं इसमें एक तो आपकी होती है सस्ता क्या, जस्ता, सीसा, चांदी और तांबा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो वो आपके पेट्रोलियम निकाला जाता है क्या। चलो ठीक है, जैसे बारह है, आपका भरतपुर है और जोधपुर है, बाड़मेर है। तो कह सकते हैं ये आपके बाड़मेर जिले से निकाला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण होता है जब, यानी आपको बताना है चंद्र ग्रहण कब होगा। तो चंद्र ग्रहण होगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी। यह सूर्य ये है, आपका चंद्रमा ये है, इसके बीच में आपकी ये पृथ्वी आ जाएगी जब आपका होगा ये चंद्र ग्रहण। अगर ये चंद्रमा यहाँ पर, पृथ्वी यहाँ पर हो जाए, तब उसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो इसका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आपको अगला क्वेश्चन बताना है कि राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु क्या है, मोर है, शेर है, बाघ है या चिंकारा है। तो हम जानते हैं बखूबी जो आपका बाघ है वो एक राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूर्य नगरी के नाम से कैसे जानते हैं, या ऐसे कह सकते हैं सूर्य नगरी नाम है किसका है, जयपुर का है या जैसलमेर का है या बाड़मेर का है, जोधपुर का है। तो हम बखूबी जानते हैं ये जोधपुर है, उसे ही कहा जाता है सूर्य नगरी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो सही बताना है। तो देख लेते हैं इसमें, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो हमें ऑप्शन चूज करना था इनमें से सही वाला। तो हम कहेंगे जो दहेज तथा बाल श्रम एक सामाजिक बुराई है, ये पॉजिटिव बात है, या कह सकते हैं कि ये कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर हड्डियां या ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है। लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक शराब सेवन करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, या परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो हम कह सकते हैं मानव शरीर की हड्डियां का ढांचा मात्र रह जाएगा लंबे समय से, कह सकते हैं तंबाकू ग्रहण करने से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है, यानी घर के काम बनाने में उपयोग नहीं आती, वो बतानी। सीमेंट घर के निर्माण में सहायक है, लोहा भी सहायक है, पत्थर भी सहायक है, लेकिन स्कूटर सहायक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊन प्राप्त होती है, आपको ऊन बताने किस किस से प्राप्त होती है, यानी आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम जाएंगे करेक्ट आंसर पर। देखो भेड़ से प्राप्त होती है, ऊंट से भी होती है, याक के बैलों से भी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि जो बंदर है, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं, तो ये बताना है। जैसे देखो जाए तो बंदर है वो कहाँ पे रहता है, वो आपका रहेगा पेड़ों पर, या पेड़, या हाँ बोल सकते हो। और शेर कहाँ पे रहेगा, शेर रहेगा गुफाओं में। और बाकी चूहा कहाँ पे रहता है, बिल में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो भी हमने 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेके डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो बाकी वीडियो में जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है वो करेक्ट है। फिर इसके बावजूद आपको लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट, तो कमेंट करके बेझिझक आप कर सकते हो कमेंट, ठीक है। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।